बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये एक तूफ़ानी शाम थी। हवा के ज़ोर की वजह से दरख्त झूल रहे थे, जिसके बाइस शाहों की आवाज़ें आ रही थी। वो जंगल में चलता जा रहा था, क्योंकि जब कभी भी वो थक जाता तो जंगल में निकल जाता। खामोशी और तन्हाई उसे जुनून की हद तक अच्छी लगती थी। वो इधर उधर बेमकसद घूम रहा था कि उसे आहट महसूस हुई, जैसे उसके अलावा कोई और भी वहाँ पर मौजूद था। डर नहीं लगता था उसे, लेकिन तजस्सुस हमेशा रहता था। इसलिए उसने नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो थोड़ी देर खामोश रहा तो उसे पैरों की आहटों की आवाज़ें आना वाज़ेह सुनाई दी। एक लम्हा उसने ये जानने में सर्फ किया कि यह आवाज़ किस तरफ से आ रही है। कुछ सोचकर वो दाएं तरफ को चल दिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब उसने रुख सीधा किया तो वो ठटक कर रुक गया। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो कुछ नीचे लग रहा था। उसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे। कद कामत में भी वो अच्छी थी। उसने दिमाग में ख्याल किया कि ये कौन लड़की है जो इस वक्त जंगल में है और जा कहाँ रही है। ये तो आगे बढ़ती चली जा रही है, क्या इसने घर वापस नहीं जाना। ये सोचते ही इसने ऊपर देखा कि उस दोशीज़ा का पीछा किया जाए। क्या मालूम कि ये रास्ता भटक गई हो, मगर ये क्या, वो तो गायब हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता आगे बढ़ गया, मगर उसके घंटे डेढ़ घंटे की तलाश के बावजूद वो उसका सुराग ना पा सका। तो वो वापस अपने घर की तरफ पलट आया। रात का अंधेरा आसमानों को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले चुका था। वो इस लड़की के बारे में सोचते सोचते आखिरकार घंटा की मुसाफत के बाद अपने घर में दाखिल हुआ। हर तरफ गहरी खामोशी थी। गलियां वीरान थी, एक दो जगह कुमकुमे रोशन थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। पूरे घर में सन्नाटे का राज था। जाहिर सी बात है कि घर में खामोशी ही होनी थी ना, क्योंकि उस घर में इसके सिवा और कोई भी नहीं था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की, फिर हाथ धोए और लिबास तब्दील करके किचन में दाखिल हो गया। वहाँ जो उसे पसंद आया वो खा पीकर अपने बेडरूम की तरफ आराम करने चल दिया, क्योंकि वो थक चुका था। आज उसने अपनी स्टडी टेबल पर बिखरे कागजों की भी नहीं छेड़ा था, क्योंकि उसका दिमाग उस लड़की के बारे में अब तक ताने बाने बुन रहा था। उसकी सोचों में वो गर्क था। वो बेड पर टेक लगाए बैठा था और वहीं वो सो गया था। इसका नाम सजावल था और ये खुश कामत और खुश शक्ल था और हर वक्त लाताल्लुकी के इजहार का हुलिया अपनाए रखता था। इसके अलावा वो खुश लिबास भी था, मगर कभी उसने खुद पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी। नावल लिखता था और शायरी उसका दूसरा काम था। वो करता था, वो मस्त मलंग ज़िंदगी बसर कर रहा था। सुबह उसकी आंख खुली तो 9 बज चुके थे। वो जल्दी से बिस्तर से उठा, पहले शावर लिया और फिर नाश्ता करके घर को ताला लगाकर वो शहर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में एक बैग भी था, जिसमें लिखे हुए कागज़ रखे गए थे। शायद उसका नावल मुकम्मल हो चुका था। वो बाजार और लोगों की भीड़ में होता हुआ एक तंग गली में दाखिल हुआ और थोड़ा आगे जाकर एक दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वहाँ कुछ समझाने और बताने के बाद उसे एडिटर के कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। ये किसी पब्लिशिंग कंपनी का ऑफिस था, जहाँ वो अपना नावल लेकर आया था। वो एडिटर के कमरे में दाखिल हुआ। उसे सलाम करने के बाद उसकी हिदायत पर एक कुर्सी पर बैठ गया। एडिटर ने फ़ोन पर नौकर को चाय और बिस्किट लाने की हिदायत की और रिसीवर रख दिया। सजावल में हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा एडिटर के टेबल पर रख दिया। अमजद साहिब ने वो लिफाफा खोलकर उसमें से चंद कागज़ निकाले और उनका मुताला करने लगे। इन तहरीरों पर नज़र दौड़ाने के बाद बोले, बहुत अच्छा है नावल। तो तुम्हारा, ये कहते हुए सजावल से मुखातिब हुए। इतने में नौकर चाय लेकर आया, अंदर दाखिल हुआ और चाय अमजद साहिब और सजावल को पेश करके कमरे से बाहर चला गया। मेरा ख्याल है अब बाकी बातें तय कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए अमजद साहिब ने फ़ोन पर फिचिंग ट्रैक्टर अपने कमरे में मदू किया और रिसीवर रख दिया। आप लेना चाहे, अमजद साहिब ने सजावल से कहा और ख़ुद भी अपने हाथ में चाय का कप पकड़ लिया। 3 से 5 मिनट के इंतज़ार के बाद नुमान, जो कि मिचिंग थे, वो अंदर दाखिल हुए। अमजद साहिब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसके बाद नावल की जिल्द, उसके बाहर छुपने वाले प्रिंट और टाइटल पर गुफ्तगू हुई। इन चीज़ों के फाइनल होने के बाद सजावल को मुआवजा देकर रुखसत कर दिया गया।
सजावल ने ज़रूरत की अशिया खरीदी और अपने गांव की सिमत चल दिया। घर आके उसने तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखा और कुछ सामान बिखरा पड़ा था उसे सेट किए जाते हुए उसके कमरे की खिड़की खुली रह गई थी, जिसकी वजह से हवा के बदौलत उसके टेबल पर पड़े सारे कागज़ कमरे में बिखरे हुए थे। इसने उनको इकट्ठा किया और टेबल पर रखा, फिर से फ्रेश होकर खाना खाया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो 5:30 हो चुके थे। वो जल्दी से घर से निकला, घर को ताला लगाया और जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल के उसी हिस्से में गया जहां उसने कल वो लड़की देखी थी। उसे तलाश करने लगा। आखिर उसकी तलाश रंग लाई। जूं ही उसने शमाल की सिम देखा तो कल वाली हालत में कोई लड़की चली आ रही थी। उसने उसका पीछा किया। बहुत वक्त चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि इस लड़की का रास्ता तो ख़त्म नहीं हो रहा, ऐसा करता हूँ कि इसे मुखातिब करके इससे दरियाफ्त करता हूँ कि वो इस वक्त इधर क्या कर रही है। उसने इसे पीछे से आवाज़ दी। उसने सजावल की दूसरी आवाज़ पर पलट कर देखा। वो इंतहा दर्जे की हसीन लड़की थी। ऐसे लगता था जैसे बरसों से इसके होंठों पर सुर्खी ना लगी हो। आंखों की चमक भी बहुत अफसरदा थी, चेहरे पर से भी खुश मालूम नहीं होती थी। यूँ लगता था कि बरसों से मायूसी छाई हुई हो, मगर इसके बावजूद वो खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि वो उसे ये कहता कि रुको, वो गायब हो गई। उसने इधर उधर तलाश किया, मगर आज फिर उसे नाकाम ही वापस लौटना पड़ा। मगर आज उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस लड़की का सुराग ज़रूर लगाएगा। उसने चंद चीज़ें दुरुस्त करके बाकी घर की तमाम अशिया बदसूर वैसे ही बिखरी पड़ी रहने दी। उसे जो चीज़ें ज़रूरत होती वो उठा लेता, बाकी उसकी बेशतर अशिया ऐसे ही बेहमगम तरीके से पड़ी रहती थी। वो डिनर करके अपने बेडरूम में आया और उसने कागज़ और पेंसिल पकड़ ली और कुछ लिखना शुरू कर दिया। असल में वो एक गज़ल लिख रहा था। उसने करीब ही एक दौरान पब्लिशर को शाया करने के लिए देना थी। वो उसके लिए शायरी कर रहा था। वो हर किस्म की शायरी दिल जमी से करता था, लेकिन इस अशार में जो तन्हाई का जिक्र होता था वो कमाल का होता था। अभी वो एक गज़ल भी मुकम्मल नहीं कर पाया था कि उसने कागज़ कलम साइड पर रखे और लेट गया। उसका दिमाग उस लड़की की खोज में चल रहा था। इस सोच में उसकी आंख लग गई। वो सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। वो बिस्तर पर से उठा, बाथरूम में शावर लिया। फ्रेश होकर वो किचन में नाश्ते की गर्ज से जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम साहिब जी, दूसरी जानिब से कोई बोला। हाँ हशमत, बोलो क्यों फ़ोन किया है? वो मैंने कहना था कि आपके कपड़े तैयार हैं, आकर ले जाएं। ठीक है, मैं आज आकर ले जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ किचन में दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले फ्रिज खोली और उसमें से एक अंडा, 2 डबल रोटियां और जूस निकाला। उसने डबल रोटी गर्म की और उन्हें एक प्लेट में रखा और फिर अंडा बनाने की तरफ मतवज्जे हो गया। वो जल्दी में अंडा बना रहा था कि उसका हाथ जल गया। तोबा, जूं ही सजावल की उंगली गर्म फ्राई पैन के साथ लगी, वो जल्दी से हाथ पीछे हटाते हुए बोला। उसने अंडे वाला फ्राई पैन जो चूल्हे पर से उतारकर एक साइड पर रखा और वॉशरूम में घुस गया। वहां से पेस्ट लेकर उंगली पर लगाकर वापस आ गया। इसलिए तो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। वो खुद से बातें कर रहा था। वापस आकर टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर उसने लॉन्ड्री में से गंदे कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक शॉपर में डाला और घर को ताला लगाकर वो कपड़े लेकर धोबी के घर की तरफ रवाना हो गया। असल में जो सुबह उसे फ़ोन आया था वो उसके धोबी का था, जिसने इसे कपड़े ले जाने के लिए कहा था। वो धोबी से कपड़े लेकर वापस आया और उन्हें अलमारी में लगाने लगा। उसके बाद इसने अपना लैपटॉप खोला और उस पर आए हुए ईमेल और दीगर मैसेज चेक करने लगा। इसने 2 दिन पहले जो अपनी एक गज़ल नेट पर अपलोड की थी उसके बारे में बहुत से लोगों के कमेंट थे। इसके अलावा जो इसका 2 माह पहले नावल तन्हाई के नाम से शाये हुआ था उसके बारे में भी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। वो काफ़ी देर तक यूं ही लैपटॉप पर कुछ सर्च करता रहा। वक्त गुजर रहा था। जूं ही 5 बजे वो सब कुछ ऑफ करके घर को ताला लगाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसका मकसद उस लड़की से मुलाकात का था। जंगल में पहुंचकर चंद मिनट की तलाश के बाद इसके चेहरे पर एक कामयाब की मुस्कुराहट नुमायां हुई। दरअसल उसने उस लड़की को देख लिया था। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो एक तरफ से होकर उसके सामने नमूदार हुई। प्लीज़ आज मत गायब होना, ये वो पहले अल्फाज थे जो सजावल ने उसके सामने से देखते हुए अदा किए।
वो लड़की वहीं रुक गई। तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लड़की ने सजावल से मुखातिब होकर कहा। तुम प्लीज़ मेरी बात सुन लो। सजावल ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय फिर अपनी इल्तिजा उसके सामने गोश गुजार कर दी। वो लड़की करीबी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ रोज़ाना किस लिए होती हो और आगे की तरफ कहाँ जाती हो? सजावल ने एक ही सांस में 2-3 सवाल कर डाले थे। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? लड़की ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सजावल ने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? लड़की ने कहा। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें किसी की तलाश हो और मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ तो सही अपने बारे में, सजावल ने कहा। मेरा नाम किरण है और मैं एक रूह हूँ। मुझे तो कब का किसी बेवफा ने दौलत के लालच में मौत की गांठ उतार दिया था। जंगल में आगे मेरे ख्वाब की ताबीर है। दिन भर की तलाश के बाद मैं वहाँ वापस जा रही होती हूँ जब तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ती है, लड़की ने आँख भरते हुए सर्द लहजे में कहा। उधर जंगल में आगे तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है? सजावल ने मज़ीद वजाहत चाही। ये जंगल मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने यहाँ एक बंगला तामीर करवाया था। ये जगह मेरा ख्वाब थी। वो ताबीर किरण ने अपनी बादशाही के ज़माने की याद उससे शेयर की। तुम्हें कत्ल किसने किया था और क्यों किया था? सजावल ने सवाल किया। इस दुनिया के बेवफाओं में से एक बेवफा से मुझे मोहब्बत हो गई थी और उसे दौलत की हवस थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। सिर्फ बाप ही था और उसने मेरी हर ख्वाहिश हर खुशी पूरी की थी। जब उन्होंने मुझे ज़ुहैब से शादी के लिए कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। बाद में मुझे बाप का फ़ैसला अच्छा लगने लगा क्योंकि ज़ुहैब अच्छा था और मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर मेरे माँ बाप की वफ़ात के बाद वो बहुत बदल गया था। उसकी हरकतें मशकूक हो गई थी। रात को देर से घर आता, ऑफिस में भी कम जाता था। 1-2 बार तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो नशे में है। जब मैंने सवाल किया तो उसने झगड़ना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वो मेरे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं है। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊँ और हम जंगल वाले बंगले में चलते हैं। वैसे भी मौसम अच्छा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब ड्रामा है जो कि वो कर रहा है। हम बंगले में आए। थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम एक जगह बैठे थे कि मुझे प्यास महसूस हुई। मैंने उससे पानी का कहा, उसने मुझे जूस दिया। अजीब जायका था। मैंने मुश्किल से 3 गुण बड़े और रख दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा गला बंद हो रहा है, दिल काम करना छोड़ रहा हो। 2 मिनट की बात थी कि जहर ने अपना काम कर दिखाया। उसने एक संदूक में मेरी लाश डालकर उसे मेरे इस ख्वाबों के महल में एक कमरे में रख दिया और अपने तमाम इरादे मुझे समझाकर चला गया। पहले मैं इस सदमे से नहीं निकल सकी, फिर मैंने इससे बदला लेने का फैसला कर लिया। मैं रोज़ ही उसकी तलाश में जाती हूँ। किरण ने अपनी दुख भरी मुझे कहानी सुनाई। वाकई ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर, मैं तुम्हें तलाश करके दूंगा। ज़ुहैब को ऐसा होता है, लोग होते हैं कुछ जिन्हें रिश्तों से ज़्यादा दौलत प्यारी होती है, सजावल ने निढाल लहजे में कहा। क्यों तुम्हारे साथ भी किसी ने बेवफाई की है? किरण ने सवाल किया। हाँ, बस कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन खैर मैं ज़ुहैब के बारे में पता करके ही कल तुम्हें बताऊंगा। तो मुझे इधर ही मिलना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ कहकर सजावल वापस आ गया और किरण आगे को चल गई। अगले दिन सुबह ही सजावल शहर की जानिब रवाना हो गया। ज़ुहैब का नाम उसने सुना हुआ था। वो जिस अदारे के ज़रिए नावल पब्लिश करवाता था वो उसके एडिटर का दोस्त था। वो अमजद साहब के पास गया। पहले तो उनसे अपने नावल पर कुछ गुफ्तगू की, फिर ज़ुहैब के बारे में चंद मालूमात लेकर वापस आ गया। शाम हो रही थी कि वो जंगल में गया। वहाँ किरण उसके इंतज़ार में पहले से ही खड़ी थी। कुछ पता चला? सजावल के करीब आते ही किरण ने सवाल किया। हाँ, पता तो चल गया है, लेकिन एक बात है, वो सजावल ने कहा। क्या बात है? किरण ने पूछा। वो आज रात शादी कर रहा है, रात को उसका निकाह होगा, सजावल ने कहा। किरण ने एक सर्द आँख भरी। तो तुम अब क्या करोगी? सजावल ने सवाल किया। जाहिरी बात है, उसे उसकी बीवी समेत ही मौत के घाट उतारूंगी। जलील इंसान, ऐसी सज़ा दूंगी कि इबरत हासिल करेगा। तो मेरी एक बात मानोगी? सजावल ने कहा। क्यों नहीं? किरण ने कहा। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है। तुम उस लड़की को कुछ मत कहना जिससे उसकी शादी हो रही है, सजावल ने कहा। क्यों? किरण ने सवाल किया। क्योंकि उस लड़की से
उस लड़की का कोई कसूर नहीं और मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ सजावल ने मुख्तसर से 2 अल्फाज में वजह बयान की। किरण ने कहा ठीक है। ये कहकर वो नम आंखों के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। किरण अपने मिशन को पूरा करने के अज़्म में शहर की तरफ चल दी। जंगल के बाईं जानिब एक आबशार था, वो उसके किनारे जाकर बैठ गया और पहाड़ से गिरते हुए पानियों को घूरने लगा। उसने दिमाग में इसका माजी आज फिर हलचल मचाने लगा। उसके लाख कोशिश के बावजूद भी वो इन हवाओं का रुख मोड़ने में नाकाम रहा। किरण जुहेब के घर पहुंच चुकी थी। जुहेब एक अमीर आदमी था, लिहाजा शादी की तकरीब भी बहुत सी शहंशाहों की तरह थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, अब बस दुल्हन की आमद का इंतजार था। फिर निकाह खाहों ने निकाह पढ़ाना था। जुहेब आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कह रहा था और मुबारकबाद और फूल वसूल कर रहा था। जुहेब अंदर आया और आलिया को फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। जुहेब कॉल रिसीव होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। हाँ आलिया, किधर हो यार, इतनी देर लगा दी। सैलून में फ़ोन रिसीव होते ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। आ रही हूँ, बस हम पहुँचने वाले हैं। ड्राइवर तेज चलाओ गाड़ी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई जो कि आलिया की थी, जिससे कुछ देर बाद जुहेब की शादी होने वाली थी। जुहेब कॉल करके यूं ही वापस बाहर जाने लगा, अचानक मुजस्मा बारका वहीं पर जम गया। उसका जिस्म वहीं मफलूज हो गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म को मजबूती से ज़मीन से जकड़ दिया हो। वो ज़रा बराबर भी हरकत नहीं कर रहा था और खौफ और हैरत की वजह से उसके जिस्म में सनसियाँ सी दौड़ने लगी, क्योंकि उसके सामने इसकी पहली बीवी खड़ी थी, किरण, जिसको इसने खुद अपने हाथों से जहर दिया था और संदूक में बंद करके उसके महल के तहल खाने में रखकर ताला लगा दिया था, और वो मरने से बच भी गई थी। तो वहाँ से निकली कैसे और इस तक कैसे पहुँची? मगर इससे पहले वो अपने सवाल अपनी ज़ुबान पर लाता किरण चलकर उसके करीब आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपनी आंखों को मलते हुए उसकी तरफ गौर से देखा, मगर वो बोल पड़ी। अब चाहे आप अपनी उंगली काटें या आंखें मलें, यह हकीकत ही है कि मैं आपकी साबिका बीवी हूँ। अब तो आप नई शादी करने जा रहे हैं ना? किरण ने जुहेब से मुखातिब होकर तंजिया लहजे में कहा और जाकर एक तरफ बैठ गई। तो तुम यहाँ कैसे? जुहेब ने बामुश्किल से जुमला अदा किया। मैं तो नहीं आना चाहती थी, वो बस तुम्हारी मौत ले आई मुझे यहाँ पर। ये अल्फाज अदा करते हुए कुर्सी से उठकर किरण उसके करीब आई और खंजर उसकी नज़रों के सामने से गुजरा। जुहेब की आंखें खौफ के बायस शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि जुहेब मुझे मत मारना, मुझे माफ़ कर दो की इल्तिजा करता, किरण ने खंजर उसके पेट में घोंप दिया, क्योंकि वो इससे किसी इल्तिजा का मौका दे देती तो इसकी मोहब्बत अंगड़ाई ले लेती, जो इसकी इंतकाम की आग को कम कर सकती थी, उसका हौसला पस्त कर सकती थी। उसके साथ ही जुहेब के मुंह से एक दिल हराश आवाज़ बुलंद हुई और वो ज़मीन पर गिर गया। लोग मुतवज्जे हुए और भागकर आवाज़ के ताक़ुब में जुहेब के कमरे में दाखिल हुए तो आगे का मंजर देखकर हर शख्स की हैरत की दलदल में दस्ता गया। कमरे में जुहेब की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जबकि उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। कोई शख्स अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये खुदकशी है या फिर कत्ल। इतने में आलिया रोती चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई और अपनी किस्मत पर मातम करने लगी, क्योंकि उसके एक अमीर शख्स के साथ शादी और एक शाहाना ज़िंदगी गुजारने के तमाम ख्वाब ज़मीन बोस हो चुके थे। तमाम लोग कमरे से चले गए। अब कमरे में सिर्फ आलिया थी या जुहेब की लाश थी। किरण आलिया के सामने आई और एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत लिबास में मलबूस और शक्ल से भी कदरे हसीन थी, जिसका कुछ पहले वहाँ पर नामो निशान तक नहीं था, वो अचानक कमरे में कहाँ से आ गई। आलिया हैरान होकर खड़ी हो गई। इससे पहले आलिया कुछ कहती किरण खुद ही बोल पड़ी। अच्छा तो तुम हो जिसकी वजह से इस मक्कार शख्स ने मुझे छोड़ा। तुम्हारा हाल भी मैं यही करती जो इसका किया है। अगर वो सजावल तुमसे प्यार ना करता होता, तुम्हें ना मारने की रिक्वेस्ट ना करता। वैसे तुम भी कितनी खुदगर्ज को सिर्फ आसाइश के लिए और एक हाई क्लास के लिए एक मुखलिस मोहब्बत करने वाले को छोड़ दिया। अगर पैसा सब कुछ होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती, लेकिन जो मैंने सबक सीखा है ना, तो मोहब्बत होती है सब कुछ, और ये पैसा मेरा सब खोखली चीज़ है। सजावल अब तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा, मगर तुम्हारे इंतज़ार में उसकी आंखें अब भी है। हो सके तो उसका हाथ थाम लो। शायद वो तुम्हें इतनी आसाइशें ना दे सके, मगर कभी धोखा नहीं देगा। उसके साथ ही किरण वहाँ से गायब हो गई। आलिया वहाँ से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। जाते वक्त किरण जुहेब के कमरे में एक खत छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था कि इसका कत्ल इसने खुद किया था, पुरानी दुश्मनी की बिना पर, और इसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। इसके जुहेब के कत्ल का ज़्यादा इशू नहीं बना था। तमाम रात सजावल यूं ही बैठा रहा। वो अपने माजी में जाता और
जाता और लगता रहा। जब सूरज की रोशनी फैलने लगी तो उसने एक नई सुबह का आगाज़ किया। अपने घर की जानिब रवाना हो गया। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन उसका ध्यान ही नहीं किया। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर चीज़ दुरुस्त तरीके से पड़ी हुई थी और उसके सामने सोफे पर आलिया बैठी थी। इससे पहले कि सजावल कुछ कहता, आलिया ने खुद ही बढ़कर सजावल का हाथ थाम लिया। ये वाकई सजावल के लिए एक नई सुबह थी।